हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। अभी 14 सितंबर 2022 को इंडिया के सबसे बड़े एडटेक जायंट और एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश किया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 मंथ के डिले से आ रहा है। मींस जो ईयर 31 मार्च 2021 को फिनिश हुआ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो भी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 सितंबर 2022 को पब्लिश एक्चुअली हुए। जब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हुए हैं, बिजनेस वर्ल्ड में और फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर बायजूस कंटिन्यूअसली चर्चाओं में, और उसके चर्चाओं में रहने का रीजन है उसके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे रेड फ्लैग्स जो अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल नेचर। इस लेक्चर में अब हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एक्चुअली टेक्निकल रेड फ्लैग्स बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। बायजूस के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रीट करने से पहले थोड़ा सा हम बायजूस का बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लें, ताकि समझ में आए कि भाई बायजू कितनी बड़ी अपने आप में कंपनी है। एक्चुअली ये बायजू जो है, ये बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने एस्टैब्लिश की थी साल 2011 में अंडर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। ये एक मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देती है थ्रू टैबलेट्स एज वेल एज पेन ड्राइव्स। इसका हेडक्वार्टर जो है ये बैंगलोर में है, और कंपनी की आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कंपनी की 31 मार्च 2022 को वैल्यूएशन जो थी वो 22 बिलियन यूएस डॉलर की थी। कंपनी क्लेम करती है कि उसके टोटल 115 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इंडिया में। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इनिशियली बायजूस ने वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम बनाया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। फिर 2015 के अंदर बायजूस ने बायजूस लर्निंग ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया। 2017 में बायजूस ने बायजूस मैथ ऐप बच्चों के लिए फॉर किड्स और बायजूस पेरेंट्स कनेक्ट ऐप को लॉन्च किया। 2018 में बायजूस ने बताया कि उसके टोटल 15 मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से 9 लाख जो है वो पेड यूजर्स है, मीन जो पेमेंट करके एजुकेशनल सर्विसेज को लेते हैं। 2018 में ही बायजूस जो था वो इंडिया का फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न बना, और 2019 में 60% बायजूस के जो स्टूडेंट्स थे वो नॉन मेट्रो रूरल सिटीज से आते हैं। और अभी बायजूस की रीसेंट एक्टिविटीज हैं, आपने देखी होंगी कि बायजूस डिफरेंट सिटीज के अंदर बायजूस ट्यूशन सेंटर के नाम से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, और बहुत सारी सिटीज के अंदर वो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये बायजूस का बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ये बताने के लिए कि बायजूस अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बायजूस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 18 मंथ के डिले से पब्लिश किया। जब बायजूस के बायजू रविंद्रन से इसके बारे में क्वेश्चनिंग की गई कि भाई आपने इतना लेट क्यों इसको पब्लिश किया, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई हमने 2020-21 के अंदर बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया, और उन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडजस्टमेंट की वजह से हमें इतना टाइम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करने में लग गया। तो और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब से बायजूस एस्टैब्लिश हुई है, इसने कंटिन्यूअसली दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर्स किए हैं और बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें लिस्ट बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कहां कहां पर कंपनी के वो जो रेड फ्लैग्स है उनका एक बैकग्राउंड अपने आप में प्रिपेयर होता जाए। 2015 में इस कंपनी ने स्पेसडेल टेक्नोलॉजी और इनफाइनाइट स्टूडेंट्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया। 2017 में विद्यार्था जो 7.3 मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर एक्वायर की। एडुराइट और ट्यूटर विस्टा को एक्वायर किया 2018 में। मैथ्स एडवेंचर को 2019 में। ऑस्मो को 120 मिलियन यूएस डॉलर में किया गया। 2020 के अंदर, जिस ईयर की एक्चुअली बात कर रहे हैं 2021 की, उस साल के अंदर इसने लेबिन ऐप और एक बहुत फेमस डील हुई व्हाइट हेड जूनियर, आपने सुना होगा व्हाइट हेड जूनियर के बारे में, बहुत कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस उसके देखते हैं आप, 300 मिलियन यूएस डॉलर में एक्वायर किया गया। 2021 में स्कॉलर नाम की एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसको एक्वायर किया गया। 2021 में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को 1 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर एक्वायर किया। हैश लर्निंग, ग्रेड लर्निंग, टॉपर और एपिक और हू डैट और टिंकर को इन्होंने 2021 के अंदर बेसिकली एक्वायर किया। फाइन। अब इतने सारे एक्विजिशंस को इन्होंने एक साल के अंदर किया, और उन्होंने ये कहा कि भाई बायजू रविंद्रन ने कि इस वजह से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पब्लिकेशन में डिले एक्चुअली होता है। हम बात कर रहे थे बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 के बारे में, और मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे। उसमें रेड फ्लैग नंबर 1, सबसे पहले कहां से कहानी स्टार्ट होती है, उसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस से। अगर मैं आपको पिछले 3 साल के ऑपरेटिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करूं, तो ईयर 18-19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1306 करोड़ था, और इसका जो लॉस था वो 8.9 करोड़ रुपीस का लॉस था। ओके फाइन। उसके बाद 1920 ईयर के अंदर, 1920 वो ईयर था जहां से आपका पेंडेमिक
ये जो आपका पेंडेमिक था वो स्टार्ट हुआ था फरवरी 20 से। तो यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू था ये इंक्रीज होकर 2381 करोड़ हो गया, लेकिन लॉसेस बढ़कर 262 करोड़ हो गई। यहां तक तो सब अपने आप में ठीक है। जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो आता है जब आप 1920 से 2021 फाइनेंशियल ईयर में आते हैं, तो इसका रेवेन्यू, बायजूस का रेवेन्यू 2381 करोड़ से डाउन होकर 2280 करोड़ हो गया, जो अपने आप में 1% का डाउनफॉल है। 1% से उसका रेवेन्यू, उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो जो डाउन हो गया। ओके, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें तो प्रॉफिट 262 करोड़ से 4588 करोड़ रुपए हो गया, जो अपने आप में रेवेन्यू से भी ज्यादा है। अगर रेवेन्यू में डाउनफॉल देखें तो 1% होता है, और अगर लॉसेस अगर बढ़ने का देखें तो 1650% का लॉसेस होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 20 टाइम्स उसके लॉसेस बढ़ गए। रेवेन्यू 1% से डाउन हुआ तो लॉसेस को 20 टाइम्स कैसे बढ़ गए, ये अपने आप में कहानी, और इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन जो है वो बायजूस ने बताया। देखिए, अकाउंट्स में कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जब भी कोई रेवेन्यू होती है तो जैसे ही वो रेवेन्यू आपके सामने होगी आप उसको पहचान ले, जनरेट कर लीजिए। जैसे अगर कोई, मान लीजिए आपकी दुकान से कोई गुड्स बिकता है 15 सितंबर को और वो उधारी पर बिकता है, और उसका पेमेंट आता है मान लें 25 सितंबर को, तो आपको सेल्स 15 सितंबर को ही मानना पड़ेगी। ये मानना पड़ेगी कि आपकी इनकम, आपकी रेवेन्यू 15 सितंबर को जनरेट हो गई, लेकिन उसका पैसा 25 सितंबर को मिला है। भले ही उधार सेल्स थी और उसका पैसा 25 सितंबर को मिला था, लेकिन सेल्स जो है वो 15 सितंबर को आपको मानना पड़ेगी। इसी रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बायजूस ने बताया कि हमने हमारे स्टूडेंट से जो रेवेन्यू जनरेट किया वो एज पर ओल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिकॉर्ड कर लिया। जबकि बायजूस के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 2 ईयर 3 इयर्स के प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं, और वो जब 2 या 3 साल के प्रोग्राम्स में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनकी फीस जो होती है वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ईएमआई की बेसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, बायजूस को पे करते हैं। मंथली बेसिस पर बायजूस को वो फीस एक्चुअली अपने स्टूडेंट से रिसीव होती है। अब मान लीजिए कि अगर मान ले किसी बंदे ने ईयर 1920 में 2 इयर्स के प्रोग्राम के ऊपर अगर बाय चांस किसी ने अपने आप का बायजूस के अंदर रजिस्टर्ड करवाया, और मान लें कि भाई उसकी टोटल फीस 24,000 रुपीज है और ये 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये जो 1920 में बायजूस क्या करा, पुराने रेवेन्यू रिकॉग्निशन से पूरा 24,000 की रेवेन्यू उसने कौन से ईयर में, 1920 के अंदर शो कर दी। जबकि वो 24,000 में से सिर्फ क्या करेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट करेगा। 24,000 24 महीने के लिए तो 1,000 रुपया पर मंथ की। अब मान लें कि अगर 1920 में उसने सिर्फ 8 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया, बाकी के अगले साल के अंदर जा रहे हैं, अगले मंथ के अंदर जा रहे हैं, 8 मंथ 19-20 का आ रहा है। उसके बाद के जितने भी 16-17 मंथ है वो 20-21 और 21-22 के अंदर चले जाएंगे। तो उसने क्या किया, 1920 के अंदर 8 मंथ की रेवेन्यू बनती थी, और उसने क्या किया, पूरी की पूरी 24 मंथ की रेवेन्यू अपने आप में रिकॉर्ड कर ली एज पर ओल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जबकि बायजूस के जो ऑडिटर है डेलॉयट, उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आप इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन को फॉलो नहीं कर सकते, आपको न्यू रेवेन्यू रिकॉग्निशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे फाइनेंस कंपनीज और जो वो कंपनीज जो बेसिकली इंस्टॉलमेंट के ऊपर या ईएमआई के ऊपर वर्क करती हैं उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। उस नए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंगली जब आपके पास रेवेन्यू या मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाए तब आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। मींस अगर इस साल में 24,000 में से सिर्फ 8 मंथ की 8,000 रुपए आए हैं, तो आप इस साल की अर्निंग्स कितनी मानोगे, सिर्फ 8,000 रुपए की अर्निंग्स मानेंगे। फाइन। उसके बाद अगले साल के अंदर मान लीजिए 20-21 में फिर 12 मंथ की आई तो 12 मंथ की मान लेंगे, 12 इधर और 8 20 इधर, और 4 मंथ की जो होगी 21-22 के अंदर मान ली जाएगी। लेकिन बायजूस ने क्या किया, ओल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से पूरा का पूरा 24,000 जो था वो साल 19-20 के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, जिस वजह से साल 19-20 के अंदर इसका रेवेन्यू बहुत हाई रिकॉर्ड हुआ, ठीक। और उसमें रेवेन्यू के अगेंस्ट लॉसेस तो खैर अपने आप में थे। जब इसको एडजस्ट करने के लिए बोला तो बायजूस ने इसको साल 20-21 के अंदर एडजस्ट किया, मींस उस साल की रेवेन्यू आगे की उसके अंदर बढ़ाई, और आगे के अंदर बढ़ाने के अंदर बहुत सारा फिर उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि भी बहुत सारा ऐसा मनी था जो हमने फाइनेंस के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या किया था, बच्चों से कलेक्ट करना था, लेकिन आगे बहुत सारे बच्चों ने उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया और हमें वो अमाउंट एक्चुअली रिकवर नहीं हो पाई। पहला रीजन तो ये उन्होंने बताया।
दूसरा रीजन ये बताया कि भाई बहुत सारे बच्चों के छोड़ने के पीछे रीजन ये था कि बायजूस हार्डवेयर सेल करती थी। हार्डवेयर सेल करती थी मींस वो टेबलेट सेल करती थी जिसके अंदर उनका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता था और उनके प्रोग्राम्स एक्चुअली डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे और वो टेबलेट्स वो स्टूडेंट्स को सेल करती थी। और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बायजूस का है ही टेबलेट और पेन ड्राइव सेल करने से। वो पेन ड्राइव भी सेल करती थी जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे। तो उन्होंने, और ड्यू टू पेंडेमिक, उनका रीजन ये था कि भाई पेंडेमिक होने की वजह से इस टेबलेट्स के और पेन ड्राइव के शिपमेंट में डिले हुआ और इस शिपमेंट में डिले होने की वजह से वो स्टूडेंट्स को ये पेन ड्राइव और ये जो टेबलेट्स थे वो प्रोवाइड नहीं कर सके, जिस वजह से बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो गए और जो रेवेन्यू हमने 19-20 के अंदर या 20 के अंदर रिकॉर्ड किया गया था वो रेवेन्यू आगे हमें कैश के फॉर्म में जनरेट नहीं हुआ। हमने इनकम मान ली थी कि ये पैसा हमारे पास इन फ्यूचर आ जाएगा, लेकिन वो पैसा हमें फ्यूचर के अंदर नहीं आ पाया। तो उसके लॉसेस को उन्होंने इधर क्या किया, इधर जो लॉसेस थे, जो लॉस, जो डिसकंटिन्यूटी की वजह से लॉसेस हुआ, उस लॉसेस को यहां पर एडजस्ट किया, जिस वजह से इसका लॉस जो है वो 4588 करोड़ 20 गुना 19-20 के 20 टाइम्स 1650% जो होते वो इंक्रीमेंट उसका हो गया। तो पहला रीजन जो दिया गया वो यही दिया गया कि भाई पहली बात ये दो चीजें इसके अंदर बताई गई कि भाई एक तो शिपमेंट में डीले और दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अंदर जो कन्वर्जन जो चेंजेस हुए उस वजह से भी क्या हुआ, ईयर 2021 के लॉसेस इतने हाई 20 गुना बढ़कर के एक्चुअली आए। अगर हम बायजूस के ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में बात करें तो बायजूस के सबसे जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू आप देख ही सकते हैं, आपके यहाँ पर एक ग्राफ आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो बायजूस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्न हुआ है वो सेल ऑफ एजुकेशनल टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड से अर्न हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया कि एजुकेशनल टैबलेट और एसडी कार्ड के जो शिपमेंट में डिले हुआ उस वजह से बहुत सारी इसकी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाई। रेवेन्यू उन्होंने शो तो कर दी कि भाई हमें पैसा मिला है, स्टूडेंट ने रजिस्टर कर दिया, स्टूडेंट के जैसे ही रजिस्टर किया और जो भी इनिशियल अमाउंट उनको मिला उसकी बेसिस पर उन्होंने ये मान लिया कि ये रेवेन्यू हमारा जनरेट हो गया, लेकिन शिपमेंट में डिले होने की वजह से स्टूडेंट्स ने बाद में उसको कैंसिल करा दिया। ये वो शायद उसका डिलीवरी नहीं दे पाए जिसकी वजह से वो बाद में कैंसिलेशन हुआ। एनीवे, मैं बता रहा था कि इसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर सबसे बड़ा जो परसेंटेज रेवेन्यू का कलेक्शन है वो है थ्रू सेल ऑफ एजुकेशनल टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड। उसमें करीब 1500 करोड़ के एजुकेशनल टैबलेट्स और एसडी कार्ड बेचे हैं जो साल 19-20 के अंदर अराउंड 650-700 करोड़ के आसपास थे, मींस डबल उसके एजुकेशनल टैबलेट्स और प्लेटफॉर्म बेचे। ये कब की बात है, जो ईयर ऑफ पेंडेमिक की, जब से हमारा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था साल 2021 के अंदर। उसके बाद सेकंड है इसका सेल ऑफ रेफरेंस बुक्स, जो उनकी बुक सेल होती है उससे उन्होंने कमाया करीब 800 करोड़ 600 करोड़ रुपया 2020-21 के अंदर और उससे थोड़ा सा कम 400-450 करोड़ 19-20 के अंदर। उसके बाद सेल ऑफ सर्विसेज, जो दूसरी सर्विसेज हैं उससे थोड़ा बहुत अमाउंट है और उसके अलावा जो ट्यूशन फीस होती है वो ट्यूशन फीस से भी इनकी अर्निंग्स रहती है। लेकिन सबसे मेजर जो इसकी सोर्स ऑफ अर्निंग्स थी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वो सेल ऑफ एजुकेशनल टैबलेट्स और एसडी कार्ड से था। अब हम बात करें इसके एक्सपेंसेस के बारे में, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा लूप होल है बायजूस के अंदर। और आपके इसके एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको भी बड़ा अपने आप में ताज्जुब होगा और बहुत सारी चीजें तो आप देख कर ही समझ सकते हैं जिस तरह से बायजूस का प्रमोशन होता है। देखिए, इसके एक्सपेंसेस में जो सबसे मेजर हेड ऑफ एक्सपेंस है वो बिजनेस प्रमोशन का, मींस एडवर्टीजमेंट। और आप देखते हैं बायजूस जो अपने आप में बहुत एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी लेता है। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर में हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान है। इसके अलावा बायजूस ने टीम इंडिया की जर्सी को टेक ओवर किया फ्रॉम ओप्पो। और आप देखेंगे आजकल के जितने भी मैचेस होते हैं उनकी टीम इंडिया की जर्सी पर बायजूस की ब्रांडिंग होती है। और उस बायजूस की ब्रांडिंग में ये खबर है कि 4 करोड़ रुपीस पर डोमेस्टिक मैच और 6 करोड़ रुपीस पर इंटरनेशनल मैच के हिसाब से वो बीसीसीआई को एक्चुअली पेमेंट करता है। एनीवे, मैं बता रहा था कि अगर आप इसके परचेज ऑफ एडुटेक प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे तो ईयर 19-20 के अंदर 475 करोड़ का था, जो 20-21 में बढ़कर के 774 करोड़ हो गया। टीचर्स फीस 19-20 के अंदर 0 थी और 20-21 में इंक्रीज होकर 297 करोड़ हो गई टीचर्स को जो फीस दी जाती है। एम्प्लॉई बेनिफिट मींस एम्प्लॉइज के बेनिफिट के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। ईयर 1920 के अंदर 424 करोड़ थे, जो बढ़ करके 20-21 में 1943 करोड़ हो गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंस था। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट का 13 से 61 करोड़ हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 231 से 394 करोड़। और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो साल 19-20 में सिर्फ 900 करोड़ था, 899 करोड़ था, जो बढ़कर के 20-21 में 2250 करोड़ हो गया। कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग है। ये भी बताते हैं कि भाई फीफा से भी इनका कोई एग्रीमेंट चल रहा था और इनका आगे उसको कंटिन्यू करने का था उसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई सबसे ज्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी लेके चलती है। और इसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आप देख ही सकते हैं बायजूस की कितनी हाई-फाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है।
शाहरुख खान आ रहे हैं, और उसके अलावा टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर ब्रांडिंग है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हेवी और सबसे एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट है, जिसकी वजह से इतनी हाई कॉस्ट भी बढ़ गई, 900 करोड़ से सीधे 2250 करोड़ रुपया। बिसाइड्स अदर एक्सपेंसेस में 853 करोड़ लास्ट ईयर थे, और उसके बाद 20-21 के अंदर 1503 करोड़ थे। तो एक बात, दूसरा रीजन, दूसरा रेड फ्लैग आप समझ गए होंगे कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। उन जगहों पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ जहां पर बायजूस ने दूसरे अपने टीचर सैलरी, एम्प्लॉइज बेनिफिट के अलावा ब्रांडिंग के ऊपर और अपने एग्रेसिव मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंस किए गए, जो अपने आप में सवालों के घेरे में है। फाइनली फिर हम इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया उसके अंदर दो चीजें सामने आई। एक तो ये कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर जो चेंजेस हुए, पहले बायजूस ने इनकम कम मान ली थी जब उसकी अर्न हो गई थी, लेकिन बाद में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करने की वजह से उनको उसको आगे फॉरवर्ड करने का पड़ा, जिसकी वजह से उनका लॉस एक्चुअली इंक्रीज हो गया। दूसरा ये कि शिपमेंट में डिले होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अनरजिस्टर्ड करवाने की वजह से भी बायजूस को लॉसेस हुए। तीसरा और सबसे मेजर इसका जो रीजन है वो ये कि उसके जो प्रमोशन एक्सपेंसेस, उस प्रमोशन एक्सपेंसेस बहुत हाई थे। वैसे बायजूस का कहना ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर उनका ग्रॉस रेवेन्यू 10,000 करोड़ के इक्विवेलेंट है, ग्रॉस रेवेन्यू 10,000 करोड़ के इक्विवेलेंट है, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी पब्लिश नहीं हुए। जब तक पब्लिश नहीं होंगे हमें इसके बारे में आगे मालूम नहीं चलेगा। आगे भी बायजूस के और बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशन है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बायजूस आने वाले टाइम के अंदर अपना आईपीओ अपने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लेकर आएगा, और फाइनेंशियल मार्केट से और ज्यादा क्या होगा, रेवेन्यू वहां से जनरेट करेगा और उसके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। उसके अलावा बायजूस के और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोलैबोरेशंस पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, कतर से भी है और यूएस के अंदर भी अलग अलग जगहों पर बेसिकली चल रहे हैं। एनीवे, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, उसके अंदर हम आगे डिस्कशन, जैसे जैसे इसके अंदर फाइनेंशियल चेंजेस आएंगे उसके अंदर हम डिस्कशन करते रहेंगे। आई होप इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या चेंजेस आए, क्या उसकी फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई बात डिस्कस करने की है या कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।